बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करने जा रहे हैं एज़्योर क्लाउड पे। और हमारे पास एज़्योर क्लाउड के अंदर एक सर्विस आती है जिसका नाम है स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, स्टोरेज अकाउंट हाई लेवल पे काम करता है और स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस ये सपोर्ट करता है। लाइक आप स्टोरेज अकाउंट के अंदर आप एज़्योर डिस्क, एज़्योर फाइल सर्वर, एज़्योर डाटा लेक और एज़्योर ब्लॉक स्टोरेज हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, तो एज़्योर ब्लॉक स्टोरेज की अगर हम बात करें तो अगर आप लोग फेमिलियर है मेरे चैनल पे, अगर आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, ठीक है, तो उस पर मैंने स्टैटिक वेबसाइट को हम कैसे होस्ट करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज को यूज़ करते हुए। लाइक हमारे पास AWS में S3 के नाम से एक सर्विस आती है, ठीक है, जो कि स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग की आपको एक ऑप्शन, एक फीचर आपको प्रोवाइड करता है। सेम कॉन्सेप्ट आपको GCP में भी मिलता है, क्लाउड स्टोरेज के नाम से एक सर्विस है, तो वहाँ पे भी हम लोग स्टैटिक वेबसाइट को हम होस्ट करवा सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एज़्योर क्लाउड के अंदर भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है एज़्योर ब्लॉक स्टोरेज। ये एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बनाते हैं कंटेनर्स हम कहते हैं फोल्डर्स को, और उन कंटेनर्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल फाइल या ऑब्जेक्ट्स हम स्टोर करवा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं एज़्योर पोर्टल पे और वहाँ पे हम लोग स्टोरेज अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद हम ब्लॉक स्टोरेज क्रिएट करेंगे। ब्लॉक स्टोरेज के अंदर हम लोग कंटेनर बनाएंगे एंड देन उसके बाद हम स्टैटिक वेबसाइट की फाइल्स को हम होस्ट करवा के चेक करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स जंप इनटू एज़्योर पोर्टल। सो वेलकम बैक। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एज़्योर पोर्टल पे और हम चलते हैं स्टोरेज अकाउंट की तरफ। यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से भी हम जा सकते हैं और सर्च करके भी हम जा सकते हैं। तो स्टोरेज अकाउंट पे जा रहा हूँ, ठीक है, और स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमारे पास स्टोरेज सेंटर के नाम से एक डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पे हम क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे एज़्योर सब्सक्रिप्शन जो आपका है वो आप सेलेक्ट करेंगे। रिसोर्स ग्रुप में अपना वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मैंने बनाया था कुछ वीडियोस में, और स्टोरेज अकाउंट का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेक विद मुनीब SA। ठीक है, स्टोरेज अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म में वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो एडिशनल कैरेक्टर्स है ये सपोर्ट नहीं करता, ये आपको बार बार तंग करता रहेगा। ठीक है, एरर अभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, ये देखें यहाँ पे एरर आ रहा है। सो इस वजह से अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर भी लिखता हूँ तो ये तब भी ये सपोर्ट नहीं करता। सो दैट्स वाई मैं ये नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, रीजन जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस रीजन के अंदर अगर आप ब्लॉक स्टोरेज चाह रहे हैं। ठीक है, रिकमेंडेड के अंदर ये ऑप्शन आ रहे हैं और अदर के अंदर ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं वेस्ट US पे ही जा रहा हूँ। ठीक है, वेस्ट US है आपका कैलिफोर्निया। स्टोरेज टाइप, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं कि हम एज़्योर फाइल, अगर हम स्टोरेज अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी स्टोरेज टाइप यूज़ होगी। ठीक है, प्राइमरीली हम एज़्योर ब्लॉक स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं, एज़्योर डाटा लेक भी यूज़ कर सकते हैं, एज़्योर फाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग एज़्योर ब्लॉक स्टोरेज ही सेलेक्ट करेंगे। और प्राइमरी वर्कलोड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यूज़ केसेस है, लाइक बैकअप आर्काइव के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, HPC के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं जिसको हम बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग AI के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, या अदर ऑप्शंस। ठीक है, मैं अदर पे जा रहा हूँ। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो परफॉर्मेंस में हमारे पास स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। ठीक है, दोनों की कॉस्ट है, तो डिपेंड करता है कि आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं या प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं। प्रीमियम में क्या है, लो लेटेंसी आपको ये प्रोवाइड करता है, और स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो ये जनरल पर्पस के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, रिडंडेंसी की हम बात करें तो रिडंडेंसी में भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं, लाइक LRS GRS। ठीक है, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज और जियो रिडंडेंट स्टोरेज। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं, ZRS है, GZRS है। ठीक है, LRS हम कहते हैं कि अगर आपका एक डाटा सेंटर है उसके अंदर अगर मल्टीपल सर्वर रैक है, अगर किसी एक सर्वर रैक के अंदर जिसके अंदर आपकी स्टोरेज अकाउंट यूज़ हो रहा है अगर वो अफेक्ट हो जाता है किसी वजह से, तो वो दूसरे रैक से आप डाटा रिट्रीव करवा सकते हैं। ठीक है, LRS को यूज़ करते हुए। GRS कहने कि ये एक रीजन अगर फॉर एग्जांपल अफेक्ट होता है तो वो दूसरे रीजन से आपके डाटा को ये लेकर आ जाएगा रिट्रीव करके। ठीक है, ये रीजन लेवल पे काम करता है और ये डाटा सेंटर लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ही ऐसे डिस रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्योरिटी की अगर बात करें तो अगर आप सिक्योर ट्रांसफर यूज़ करना चाह रहे हैं REST API के साथ तो फिलहाल मुझे इसकी नीड नहीं है। ठीक है, एक्सेस की यूज़ करना चाह रहे हैं, की एक्सेस देना चाह रहे हैं, इनेबल कराना चाह रहे हैं तो आप इनेबल करा सकते हैं। और अगर आप SFTP NFS अगर आप इनेबल करते हैं तो ज़ाहिर है अभी यहाँ पे मेरे केस में ये इनेबल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो फ्री टियर अकाउंट है। तो अगर आपको इनेबल कराना चाहें तो आप इनेबल करवा सकते हैं। ठीक है, और
ब्लॉब स्टोरेज। अब यहाँ पे क्रॉस टेनेंट एप्लीकेशन का मतलब ये कि क्रॉस रीजन एप्लीकेशन की सपोर्ट करता है। क्रॉस टेनेंट बेसिकली क्या है कि आपके एज़्योर के अंदर जितने टेनेंट्स हैं, तो अगर आप उन टेनेंट्स के दरमियान अगर आप चाह रहे हैं कि डिफरेंट टेनेंट्स के अंदर आपका स्टोरेज अकाउंट, चाहे ब्लॉब स्टोरेज यूज़ कर रहे हो या एज़्योर फाइल यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर शो, तो आप ये ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। एक्सेस टियर की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हॉट, कूल और कोल्ड ये ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप लोग को याद हो AWS में हमारे पास ऑप्शन आता था स्टोरेज टाइप की, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आई है जिसको हम लोग इनफ्रीक्वेंट एक्सेस बोलते हैं, और हमारे पास ग्लेशियर आता है, ठीक है। तो एज़्योर में हमारे पास 3 एक्सेस टियर है, ये बेसिकली स्टोरेज टाइप्स आती है, ठीक है। स्टोरेज टाइप्स हम कह सकते हैं। एज़्योर के केस में क्या है, एक्सेस टियर है, AWS के केस में क्या है, स्टोरेज टाइप है। तो यहाँ पे हॉट ही रख रहा हूँ, ठीक है। हॉट बेसिकली फ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए यूज़ होता है, और अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम हॉट यूज़ करेंगे। कोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए यूज़ होता है। कोल्ड की अगर हम बात करें तो ये बैकअप आर्काइव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम फिलहाल हॉट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट में जब हम जाते हैं तो ये नेटवर्किंग का पार्ट आता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो स्टोरेज अकाउंट है या आप जो ब्लॉब स्टोरेज या एज़्योर फाइल यूज़ करना चाह रहे हैं, उसको अगर आप नेटवर्किंग के साथ कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं कि आप पब्लिक नेटवर्क एक्सेस इनेबल करना चाह रहे हैं या डिसेबल करना चाह रहे हैं, या आप जो है प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू अगर आपके वीनेट के अंदर कोई रिसोर्स है उसको स्टोरेज अकाउंट के साथ अगर आप इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हैं या कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्राइवेट एंड पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन याद रहे कि प्राइवेट एंड पॉइंट के जो है पैसे अलग से चार्ज होते हैं, ठीक है, तकरीबन $7-8 लगते हैं। तो फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, इनेबल फ्रॉम ऑल नेटवर्क्स ही कर रहे हैं, ठीक है, और पब्लिक नेटवर्क एक्सेस को हम इनेबल ही रख रहे हैं। नेक्स्ट में जाते हैं तो यहाँ पे रिकवरी के आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। पॉइंट इन टाइम रिकवरी भी आपको देता है, इनेबल सॉफ्ट डिलीट भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। फिलहाल इन सब ऑप्शंस की मुझे नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये सुटेबल ऑप्शंस है। रिव्यू क्रिएट पे जाते हैं तो यहाँ पे ये वैलिडेशन चला रही है पैकेट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेशन पास हो गई है, ठीक है, और ये आपको समरी के तौर पे दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ये प्रोविजन करेगा। तो मैं इसको करता हूँ क्रिएट, और ये डिप्लॉयमेंट यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो हार्डली ये 2 से 3 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम ये लेगा प्रोविजन करने में, एंड लेट्स वेट। देख सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है, और क्या कहते हैं, हम चलते हैं वापस से स्टोरेज अकाउंट की तरफ, और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉब स्टोरेज आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है, स्टोरेज अकाउंट के तौर पे। अब इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर हम कहते हैं फोल्डर्स को, ठीक है। तो इसके लिए तरीका ये है कि हम जाएंगे कंटेनर सेक्शन के अंदर, यहाँ पे हम एक कंटेनर ऐड करेंगे, ठीक है। और कंटेनर बनाते वक्त यहाँ पे आपसे ये एनोनिमस एक्सेस लेवल का ही पूछ रहा है। ये बेसिकली अगर ये प्राइवेट आपको शो करा रहा है, विच मीन्स कि ये पब्लिक एक्सेस ब्लॉक्ड है, तो इसको भी हम देखेंगे हम कैसे इसको हम इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टैटिक डैश वेबसाइट के नाम से एक फोल्डर या एक कंटेनर बना रहा हूँ, और अगर एडवांस पे जाते हैं तो यहाँ पे ये एन्क्रिप्शन को पूछ रहा है, जो कि इसकी नीड नहीं है हमारे केस में फिलहाल, और हम करते हैं इसको क्रिएट, ठीक है। स्टोरेज कंटेनर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे एनोनिमस एक्सेस लेवल प्राइवेट आ रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम देखते हैं तो के नाम से। तो इसके अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मैं अपने कंटेनर्स के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। कंटेनर बोलते हैं हम फोल्डर्स को। अब एक काम ही करते हैं कि यहाँ पे मैं अपलोड करा रहा हूँ फाइल्स को, स्टैटिक वेबसाइट की फाइल्स को। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, इसको मैं कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कितनी फाइल्स अपलोड हुई हैं, ठीक है, इंडेक्स और HTML ये सब चीज़ें, और हम करते हैं इसको अपलोड, ठीक है। ये अपलोड हो गई हैं, और हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कंटेनर्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एनोनिमस एक्सेस लेवल आ रहा है प्राइवेट, ठीक है। अगर हम इसको हम इनेबल करने जाते हैं या इसको हम चेंज करते हैं प्राइवेट से हटा के, आइदर आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, आप कंटेनर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो आपका स्टोरेज अकाउंट है, स्टोरेज अकाउंट के अंदर एनोनिमस एक्सेस इनेबल है, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना होगा, डिसेबल करना होगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ रहा है आपके पास ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। सिक्योरिटी के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें अलाउ ब्लॉक एनोनिमस एक्सेस, ये डिसेबल था, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसको इनेबल, ठीक है। इसका मतलब ये कि हम पब्लिक एक्सेस को हम इनेबल कर रहे हैं, ठीक है। टेस्टिंग के लिए या आप स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करवा रहे हैं तो उस सूरत में ये तो चले सही है, बट इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू इनेबल दी एनोनिमस एक्सेस, ठीक है। सो एनीवेज हम यहाँ पे इसको अब देखें, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम एक्सेस टियर को हम हॉट से कोल्ड से हम कोल्ड वगैरह पे हम चेंज कर सकते हैं। तो खैर अब इसके सेटिंग्स को मैं सेव कर रहा हूँ।
वापस से जाते हैं कंटेनर्स पे, ठीक है। कंटेनर्स पे जाने के बाद यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट का आपको एक कंटेनर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि अभी यहाँ पे आपको जो एनोनिमस एक्सेस है वो प्राइवेट शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक काम ही करते हैं कि जो हमने फाइल अपलोड करवाई थी इसको हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद ये एक URL आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे पेस्ट। देन उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं index.html। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से आएंगे अपने कंटेनर्स पे और चेंज एक्सेस लेवल आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, ब्लॉक पे अगर हम जब करेंगे तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है। तो इसका तरीका ये होता है कि ये कंटेनर्स के अंदर से नहीं होगा, कंटेनर्स के बाहर से होगा, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इन ऑप्शंस को यहाँ से भी हम चेंज एक्सेस करके ब्लॉक कर सकते हैं, वरना हम बाहर से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्टोरेज अकाउंट है, तो स्टोरेज अकाउंट के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है स्टैटिक वेबसाइट का, तो इसको भी हम इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे index.html और कर देंगे इसको सेव, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एंड पॉइंट शो हो रहा है, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये एक एरर आ रहा है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड दूसरा एंड पॉइंट भी कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी एरर आपको ये देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे अपने स्टोरेज अकाउंट पे, स्टोरेज अकाउंट पे जाएं। स्टोरेज अकाउंट पे जाने के बाद स्टोरेज अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लॉब सर्विसेज इस पर आप देखेंगे कि ब्लॉब एनोनिमस एक्सेस जो है वो इनेबल्ड है, ठीक है, कि पब्लिक एक्सेस कोई भी कर सकता है एक्सेस, ठीक है। कंटेनर्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे अब देखिए ये ब्लॉब एक्सेस भी हम कर सकते हैं, कंटेनर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, ब्लॉब से देख के चेक करते हैं। ब्लॉब का मतलब ये कि आपका जो स्टोरेज अकाउंट है या जो बकेट है, जो ब्लॉब है वो पब्लिक रहेगा, ठीक है। और अगर आप ये कंटेनर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये इसमें क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्ट्स पब्लिक होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका ब्लॉब भी पब्लिक रहेगा। तो यहाँ पे भी ये एक्सेस लेवल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, स्टैटिक वेबसाइट पर जाने के बाद ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट का जो एनोनिमस एक्सेस पहले आ रहा था प्राइवेट, अब ये इससे चेंज होकर कंटेनर आ गया। तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट जो है वो स्टैटिक वेबसाइट चलना शुरू हो गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं इसको, आई गेस ये एंड पॉइंट का थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो राइट नाउ आप देख सकते हैं कि मैंने जब एक्सेस किया था तो ये स्टैटिक वेबसाइट चलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये वही पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो कि स्टैटिक वेबसाइट के तौर पे यहाँ पे चला रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही वेबसाइट है, ठीक है। तो एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज की मदद से हम कैसे स्टैटिक वेबसाइट को हम होस्ट करवा सकते हैं वो चीज़ हमने देख ली है, ठीक है। और यहाँ तक जो है इस टॉपिक को यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर अगले किसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, एज़्योर को ही हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे। हम प्रोबेबली RDS जो डेटाबेस है उसको, सर्विसेज को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट से हम कैसे हम एक ब्लॉब बनाएंगे, ब्लॉब से कंटेनर बनता है, एंड देन कंटेनर के बाद हम कैसे स्टैटिक वेबसाइट को हम होस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस।